नमस्कार। आप देख रहे हैं केके डाका क्लासेस। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की बात करेंगे जो हमें बताता है कि भारत को असल में कैसा देश होना चाहिए। ये सिर्फ आप कह सकती हैं कि कानून की सूखी धाराएं नहीं है, बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक नक्शा है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ये सिद्धांत दरअसल सरकार के लिए एक तरह से मॉरल और पॉलिटिकल गाइडलाइंस हैं। अच्छा। ये बताते हैं कि भाई आप कोई भी कानून या पॉलिसी बनाओ तो किन ऊंचे आदर्शों को ध्यान में रखना है। ये बात बहुत दिलचस्प है। दिशा निर्देश मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। हाँ, यही तो इसका सबसे फैसिनेटिंग पहलू है। तो फिर संविधान में इन्हें रखने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई सरकार इन्हें ना माने तो क्या होगा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये सिद्धांत क्या है और ये भारत के शासन के लिए इतने मूलभूत क्यों माने जाते हैं। यहीं से हमारी चर्चा शुरू होती है। देखिए, इन सिद्धांतों को 3 कसौटियों पर समझना जरूरी है। पहला, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से लिए गए हैं ये? तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं। ओके। दूसरा, इनका नेचर कैसा है, तो ये अनियोचित है, नॉन जस्टिशिएबल। इस पर हम अभी आते हैं। और तीसरा, इनका अंतिम लक्ष्य, इनका अल्टीमेट गोल क्या है, और वो है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, अ वेलफेयर स्टेट। अनियोचित या नॉन जस्टिशिएबल, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या है सरल भाषा में? इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर सरकार इनमें से कोई निर्देश पूरा नहीं करती तो हम और आप अदालत जाकर ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारे अधिकार का हनन हो गया है। तो फिर इनका वजन क्या है, इनकी अहमियत क्या है? यहीं पर अनुच्छेद 36 और 37 तस्वीर को साफ करते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 36 तो बस राज्य शब्द की परिभाषा देता है। अच्छा, वही परिभाषा जो मौलिक अधिकारों के लिए है। एग्जैक्टली। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल, सारी सरकारी संस्थाएं। असली रहस्य जो है वो अनुच्छेद 37 में छिपा है। और वो क्या कहता है? अनुच्छेद 37 दो बड़ी बातें कहता है। पहली, कि ये सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकेंगे। लेकिन, और ये दूसरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। मूलभूत? जी। और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अच्छा, तो ये एक तरह का नैतिक बंधन है। मतलब सरकार कानून मजबूर नहीं है, पर नैतिक और राजनीतिक रूप से जवाबदेह है। बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये संविधान निर्माताओं की ओर से भविष्य की सरकारों के लिए एक वसीयत है, जिसमें लिखा है कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड। पैमाने पर सरकार के काम को तौल सकती है कि उसने इन कल्याणकारी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी ईमानदारी से कोशिश की। चलिए, तो अब इस रिपोर्ट कार्ड के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य। ये विचार इन सिद्धांतों के दिल में है। अनुच्छेद 38 इसी की नींव रखता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 38 एक कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। जैसे हम स्लाइड्स में भी देख सकते हैं, एक वेन डायग्राम है जिसमें इन तीनों के केंद्र में लोक कल्याण है। जी, इन तीनों स्तंभों पर टिककर ही लोक कल्याण की छत खड़ी होती है। और मुझे लगता है सिर्फ न्याय का वादा काफी नहीं था, इसलिए बाद में इसमें कुछ और भी जोड़ा गया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर 44वें संविधान संशोधन 1978 की भूमिका आती है। अच्छा। इसके जरिए अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया। ये कहता है कि राज्य सिर्फ व्यवस्था ही नहीं बनाएगा, बल्कि आय यानी इनकम, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो असमानताएं हैं उन्हें भी कम करने का प्रयास करेगा। ये तो सीधे सीधे गैर बराबरी पर चोट करता है। बहुत बड़ा कदम था ये। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 38 एक बड़ा लक्ष्य तय कर देता है, लेकिन इसे हासिल कैसे किया जाएगा? क्या संविधान सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने के लिए भी कहता है? हाँ बिल्कुल। यहीं पर अनुच्छेद 39 की भूमिका आती है। ये 38 के क्यों का जवाब कैसे में देता है। अच्छा। इसमें राज्य के लिए 6 स्पष्ट निर्देश हैं, जैसे क, सभी नागरिकों, स्त्री हो या पुरुष, सबको आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। ख, देश के जो भौतिक संसाधन है उनका बंटवारा ऐसे हो कि उससे समाज का भला हो। इसका मतलब ये हुआ कि देश की संपत्ति जैसे खदानें या जंगल, उनका फायदा पूरे समाज को मिलना चाहिए, किसी एक कंपनी या व्यक्ति को नहीं। यही इसका सार है। और इसी से जुड़ा है तीसरा सिद्धांत ग, कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी ना हो जाए कि दौलत और उसे बनाने के साधन
कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाएं। और फिर आता है घ, जो आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए। ये तो 1950 में लिखा गया एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार है। निश्चित रूप से। और फिर अणा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो। और च, बच्चों को एक स्वतंत्र और गरिमामय माहौल मिले। यहाँ एक बहुत दिलचस्प और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात है। वो क्या है? आमतौर पर मौलिक अधिकार सबसे ऊपर माने जाते हैं, है ना? जी। लेकिन संविधान में यह भी व्यवस्था है कि अगर सरकार अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए, यानी संसाधनों के बंटवारे और धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, हाँ, उसके लिए कोई कानून बनाती है, तो उसे इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 या स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि समाज के सामूहिक भले के लिए व्यक्ति के कुछ अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। जी, और इसने संविधान में एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया है, जो आज भी जारी है। सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन। खैर, तो एक कल्याणकारी राज्य की नींव रख दी गई, पर न्याय सब तक पहुंचे कैसे? खासकर उन तक जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं। इसका जवाब है अनुच्छेद 39A में। 39A ये बाद में जोड़ा गया? हाँ, इसे 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल एड की बात करता है। अच्छा। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ गरीबी या किसी और मजबूरी की वजह से न्याय पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। आज हम जो नालसा देखते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसकी नींव इसी अनुच्छेद में है। और इसी दौर में गांधी जी के एक बहुत बड़े सपने को भी संवैधानिक दिशा मिली थी। हाँ, आप अनुच्छेद 40 की बात कर रही हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन। जी। ये एक शुद्ध गांधीवादी सिद्धांत है। जी। ये कहता है कि राज्य गांवों में पंचायतों को संगठित करेगा और उन्हें इतनी शक्तियां देगा कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण। हालांकि इसे संवैधानिक हकीकत बनने में कई दशक लग गए। 1992 में जाकर 73वें संविधान संशोधन ने इस सपने को आखिरकार जमीन पर उतारा। बिल्कुल, और सिर्फ स्वशासन ही नहीं, काम करने की परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया है। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य कुछ विशेष हालात में, जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या विकलांगता, इसमें लोगों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार देगा। तो जो हम वृद्धावस्था पेंशन देखते हैं या मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, वे सिर्फ सरकारी नीतियां नहीं हैं, बल्कि वे इस संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने का एक प्रयास है। ह्यूमन कंडीशंस की बात करता है। और इसी में प्रसूति सहायता की भी बात है। जी, प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रावधान करने को कहता है। आज जो मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत महिलाओं को छुट्टियां और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं, उसकी प्रेरणा यहीं से आती है। तो अब तक हमने सामाजिक न्याय, स्वशासन और काम के अधिकार की बात की, लेकिन निदेशक तत्वों का दायरा तो और भी बड़ा है। चलिए अब बाकी बचे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नजर डालते हैं। जरूर, इन्हें हम कुछ विषयों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला विषय है मजदूरी और उद्योग। इसमें 3 अनुच्छेद हैं, 43, 43A और 43B। अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी, लिविंग वेज, दिलाने का प्रयास करेगा कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके। इसी में ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी है, जो कि फिर से एक गांधीवादी विचार है। बिल्कुल। और 43A और 43B ये तो बाद में जोड़े गए लगते हैं। अनुच्छेद 43A को 42वें संशोधन से जोड़ा गया। ये कहता है कि उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और अनुच्छेद 43B, जिसे 97वें संशोधन 2011 से जोड़ा गया, सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है। सबका साथ सबका विकास का सहकारी मॉडल कह सकते हैं। इसके बाद एक ऐसा अनुच्छेद आता है जिस पर शायद आज सबसे ज्यादा बहस होती है, अनुच्छेद 44। हाँ, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। जी, ये राज्य को निर्देश देता है कि वो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। इसका संबंध विवाह, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों से है। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय रहा है। संविधान निर्माताओं ने इसे निदेशक तत्वों में क्यों रखा और इसे लागू करना इतना मुश्किल क्यों रहा है? देखिए, संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और सभी नागरिकों को, खासकर महिलाओं को, समान अधिकार दिलाना।
लेकिन भारत की धार्मिक विविधता को देखते हुए उन्होंने इसे अनिवार्य बनाने के बजाय राज्य के लिए एक लक्ष्य के रूप में रखा। कि इसे सही समय आने पर आपसी सहमति से हासिल किया जाए। बिल्कुल, यही वजह है कि आज तक गोवा को छोड़कर ये कहीं और लागू नहीं हो पाया है। ये समझना जरूरी है। अच्छा, अब शिक्षा और समाज के कमजोर वर्गों की बात करते हैं। यहाँ अनुच्छेद 45 और 46 आते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रबंध करेगा। और अनुच्छेद 46? अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें हर तरह के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य और कृषि जैसे बुनियादी मुद्दे आते हैं। हाँ, अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाने को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बताता है और साथ ही नशीले पेय और हानिकारक दवाओं पर रोक लगाने की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का निर्देश देता है और इसी में गोवध पर रोक लगाने की बात भी कही गई है। और ये देखना फैसिनेट्स करता है कि हमारा संविधान कितना दूरदर्शी था। उसने उस समय में भी पर्यावरण की चिंता की। बिल्कुल, अनुच्छेद 48 से जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया, साफ कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। और 49? इसी तरह अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों को बचाने का कर्तव्य राज्य पर डालता है। और अंत में ये सिद्धांत सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत की भूमिका को भी दिशा देते हैं। यही इनकी व्यापकता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है ताकि न्याय स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। सेपरेशन ऑफ पावर्स। जी। और अनुच्छेद 51 ये भारत की विदेश नीति का आधार है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने की वकालत करता है। तो भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति रही है या पंचशील के सिद्धांत, सबकी जड़ें इसी अनुच्छेद में हैं। आप कह सकती हैं। इतने सारे अनुच्छेद और इतनी सारी बातें, इन्हें याद रखना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी के लिए एक चुनौती हो सकती है। क्या इन सभी सिद्धांतों में हमें कुछ अलग-अलग विचारधाराएं या सोच के धागे दिखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए विद्वान इन्हें 3 श्रेणियों में बांटते हैं। क्या है वो श्रेणियां? पहली है समाजवादी धारा। ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं, असमानता को कम करने की बात करते हैं, जैसे अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43A ये सब। दूसरी धारा गांधी जी के विचारों से बहुत प्रेरित लगती है। सही कहा। दूसरी है गांधीवादी धारा। ये सिद्धांत गांधी जी के आत्मनिर्भर और विकेंद्रीकृत भारत के सपने को दर्शाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत। हाँ, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, 43 कुटीर उद्योग, 47 नशाबंदी और 48 गोवध निषेध, ये सब गांधीवादी सिद्धांत हैं। और तीसरी श्रेणी है उदार बौद्धिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये सिद्धांत आधुनिक, तर्कसंगत और उदारवादी सोच पर आधारित हैं। जैसे अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, 48A पर्यावरण संरक्षण, 50 न्यायपालिका का पृथक्करण और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये वर्गीकरण सच में इन्हें समझने में बहुत मदद करता है और समय के साथ इनमें कुछ नए सिद्धांत भी जोड़े गए। उन महत्वपूर्ण संशोधनों को एक बार फिर से संक्षेप में बता सकते हैं? जरूर। 4 संशोधन सबसे ज्यादा अहम है। पहला 42वां संशोधन 1976। इसे तो लघु संविधान भी कहते हैं। इसने 39A, 43A और 48A जैसे बड़े सिद्धांत जोड़े। फिर 44वां? हाँ, 44वां संशोधन 1978 जिसने अनुच्छेद 38 में आय की असमानता को कम करने का लक्ष्य जोड़ा। ओके। तीसरा 86वां संशोधन 2002 जिसने अनुच्छेद 45 की भाषा बदली। और चौथा 97वां संशोधन 2011 जिसने अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक बढ़ावा दिया। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का वो आईना है जिसमें हम देखते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। ये सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि एक राष्ट्र का संकल्प है, एक न्यायपूर्ण, समान और कल्याणकारी समाज बनाने का संकल्प। बिल्कुल, ये वो ध्रुव तारा हैं जिन्हें देखकर सरकार रूपी जहाज को शासन के महासागर में अपनी दिशा तय करनी होती है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर ये सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है तो इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत कहना एक विरोधाभास नहीं लगता? ये सोचने वाला प्रश्न है।
शायद संविधान निर्माता जानते थे कि असली शक्ति कानून की किताबों में नहीं बल्कि लोगों की चेतना में होती है। वे सरकारों पर कानूनी बाध्यता से ज्यादा एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी डालना चाहते थे। इन सिद्धांतों का असली इम्तिहान किसी अदालत में नहीं बल्कि हर 5 साल में होने वाले चुनावों में, यानी जनता की अदालत में होता है। ये एक वादा है और नागरिक ही इस वादे के अंतिम निर्णायक हैं। बहुत खूब। यह ऑडियो के ढाका क्लासेस द्वारा तैयार किया गया है। आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।